हमारे सिलेबस में है मनी, इन्फ्लेशन एंड पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिस्ट। राइटिंग थोड़ी मेरी, आई डोंट हैव पेशेंस टू राइट टू मच। ठीक है। हाँ, तो हम पहले क्या करेंगे, पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिक्स यहाँ से शुरू करते हैं। पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिस्ट, नाम सुन के कैसा लग रहा है? पोस्ट कीनेशियन, पोस्ट कीनेशियन माने कीनेशियन थ्योरी, कीनेशियन इकोनॉमिक्स के बाद जितने थ्योरीज आई, जितने स्कूल ऑफ थॉट आए इकोनॉमिक्स के, वो सारे पोस्ट कीनेशियन में आने चाहिए। टेक्निकली यही बात हुआ, बट 1970s में इनफैक्ट एक्चुअली जो पोस्ट कीनेशियन टर्म है इसको डिफाइन किया गया प्रॉपरली, लाइक वेल डिफाइंड, सॉलिडिफाई किया गया, इसको क्रिस्टलाइज किया गया, मतलब एक वेल डेफिनेशन सेट किया गया। उस वेल डेफिनेशन का जो कॉमन पॉइंट था वो क्या था कि जितने भी पोस्ट कीनेशियंस हैं वो एक चीज़ को फॉलो करेंगे, वो एक चीज़ होगा न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करना। पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिक्स के अंदर जो भी हमारा इकोनॉमिक थ्योरी आएगा उसका कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करना। अब ये न्यू क्लासिकल सिंथेसिस क्या है? न्यू क्लासिकल सिंथेसिस है कीन्स के साथ जब हम न्यू क्लासिकल थ्योरी या क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल या न्यू क्लासिकल थ्योरी को जोड़ के देखते हैं। जोड़ के देखते हैं का मतलब कि हम ये मान के चलते हैं कि कीन्स इज़ नॉट द रिजेक्शन ऑफ क्लासिकल्स, बट रैदर हम ये कहते हैं कि कीन्स इज़ इलेबोरेशन, इलेबोरेशन इन द सेंस की पार्ट इन द सेंस की जैसे क्लासिकल अगर पार्ट 1 है तो कीन्स पार्ट 2 है, कि क्लासिकल्स अगर लॉन्ग रन थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे तो कीनेशियन शॉर्ट रन थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे। क्लासिकल्स अगर गुड मार्केट और मनी मार्केट को डिफाइन करते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप वो नहीं इस्टेब्लिश करते हैं, बस अलग अलग डिफाइन करते हैं, जिसको हम डाइकोटॉमी भी कहते हैं क्लासिकल्स का। रियल टर्म और मॉनेटरी टर्म को वो सेपरेट डिफाइन करते हैं। कीन्स में हम वन साइडेड रिलेशन देखते हैं, और ये जो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस है इसमें एक्चुअली हम इन दोनों का गुड मार्केट और एंड मनी मार्केट का बीच का रिलेशन, टू वे रिलेशनशिप देखते हैं कि इसका इफेक्ट इस पे कैसे पड़ता है, इसका इफेक्ट इस पे कैसे पड़ता है। ये जब हम क्लासिकल्स का पढ़े होंगे ग्रेजुएशंस में और कीन्स का एम्प्लॉयमेंट आउटपुट थ्योरी पढ़े, तब उसमें ये क्लियरली हम पढ़े होंगे। और ये न्यू क्लासिकल सिंथेसिस, ये टू वे रिलेशनशिप शो क्या करता है? ISLM कर्व। न्यू क्लासिकल सिंथेसिस जो वर्ड है इसको कॉइन किसने किया था? इसको कॉइन किया था पॉल सैमुएलसन ने। क्या? पॉल सैमुएलसन ने 1950s में कॉइन किया था। वैसे ये बहुत सारे जो थ्योरीज हैं, जैसे न्यू क्लासिकल थ्योरी, न्यू कीनेशियन थ्योरी, न्यू क्लासिकल थ्योरी, ये सब आपस टाइम ईयर जब हम देख के चलते हैं तो आपस में ओवरलैप करते हुए भी दिखते हैं कि इस टाइम से इस टाइम पीरियड में एक थ्योरी चल रही है और वहीं बीच से दूसरी शुरू हो चुकी है, लाइक दैट। तो पोस्ट कीनेशियन का मानना था कि हम कीन्स की थ्योरी को इलेबोरेट करेंगे। इस थ्योरी का जो ये कोर थ्योरी है, कीन्स का जो ओरिजिनल थ्योरी है, उस पर काम करेंगे। हम न्यू क्लासिकल्स को प्लीज़ बीच में लेके, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को बीच में लेके नहीं आएंगे। हम सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं क्लासिकल्स के साथ, हम जो कीन्स कह रहे हैं हम बस उसी को ही डिफाइन कर रहे हैं। तो पहले तो क्लासिकल और कीन्स कह रहे हैं, तो ऑलरेडी नो कि क्लासिकल्स हम 1776 से देखते हैं, जब एडम स्मिथ ने अपनी बुक पब्लिश की थी। बुक का नाम क्या था? द वेल्थ ऑफ नेशन 1776। तो ये क्या, जो क्लासिकल्स थे वो क्या मानते थे, वो क्या एम्फेसाइज करते थे? वो सेल्फ इंटरेस्ट को एम्फेसाइज करते थे।
वो ये सोचते थे कि जो सेल्फ इंटरेस्ट है यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है, यही हमारा ड्राइविंग फोर्स है इकॉनमी का, कि अगर हम अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, अपने बेनिफिट के बारे में सोचेंगे, अगर अपने बेनिफिट के लिए हम काम करेंगे तो हम अनइंटेंशनली सोसाइटी का भी फ़ायदा करेंगे। ये सेल्स लॉ पे डिपेंड करता था, जो कहता था सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ये चाइना की इकॉनमी देख लो, उसमें सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड का भी एग्जाम्पल है और इसका अपोजिशन का भी एग्जाम्पल है कि चाइना में क्या क्या उन्होंने देखा, वो प्रोडक्शन ज़्यादा करते चले गए। उन्होंने देखा कि जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जब हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो हमारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, हमारा जीडीपी इंक्रीज़ कर रहा है, हमारा इकॉनमी प्रॉस्पर कर रहा है। इन्होंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, वो चीज़ थी डिमांड, इफेक्टिव डिमांड, कि लोगों के डिमांड पे इन्होंने फोकस ही नहीं किया। तो इन्होंने क्या सोचा, ये अपना प्रोडक्शन करते चले गए, कंस्ट्रक्शन करते चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते चले गए, बिल्डिंग्स बनाते चले गए, और इन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते जा रहा है, जीडीपी बढ़ते जा रहा है, इकॉनमी प्रॉस्पर होते जा रहा है। बट इवेंचुअली क्या हुआ कि जिस चीज़ की डिमांड नहीं थी वो चीज़ ज़्यादा क्रिएट हो गई, तब वहाँ पे घोस्ट टाउन्स क्रिएट हो गए, जहाँ पे बस बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स हैं लेकिन वहाँ कोई रहता नहीं। होमवर्क के तौर पे इसको तुम स्टडी कर लेना, चाइना घोस्ट टाउन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा मेन काम है पोस्ट कीनेशन, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा ऑब्वियसली कि अब कीन्स, क्योंकि पोस्ट कीनेशन ने तो कह दिया ना कि हम कीन्स की थ्योरी पे डिपेंड करता है, तो अब ये कीन्स क्या कहते हैं वो भी जान ही लेते हैं। तो हम सीधे जंप करते हैं कि कीन्स आया कैसे, कीन्स की थ्योरी कैसे हमारी इस्टेब्लिश हुई। तो 1924 में, अराउंड 1924, जो हमारा फेडरल रिज़र्व था अमेरिका का, उसने क्या किया, डिस्काउंट रेट को कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। कहने का मतलब वो रेट एट विच, थोड़ा धीरे धीरे लिखते हैं क्लियर दिखे, एट विच कॉमर्शियल बैंक्स कुड बोरो मनी फ्रॉम सेंट्रल बैंक। इसकी वजह से क्या हुआ, वो उन्होंने जो कॉमर्शियल बैंक्स का जो रेट, मतलब जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक्स पैसे लेते हैं सेंट्रल बैंक से, वो रेट इन्होंने कम कर दिया। इसकी वजह से क्या हो गया, लोग, जो इकॉनमी है उसमें बोरोइंग चीपर हो गई ना, अब लोग ज़्यादा लोन ले सकते हैं, कम। अरे गेट बंद हो गया, एक मिनट। अब तो हम कहाँ थे, बोरोइंग चीपर। अब बोरोइंग चीपर हो गया तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ आया, जो रिस्क टेकिंग नेचर है, जो स्पेक्यूलेटिंग बिहेवियर है लोगों का, उसमें भी इंक्रीज़ आया है कि नहीं। तो जो हमारा चीप क्रेडिट इन्फ्लक्स होने लगा, क्योंकि अब बोरोइंग चीप हो गया, तो हमारा जो चीप क्रेडिट मार्केट में इन्फ्लक्स होने लगा, जिसकी वजह से जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ वो इंक्रीज़ करने लगा। पूरी दुनिया में खुशहाली छा गई, ऑप्टिमिज़म आ गया, अब लोग रिस्क टेक कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, उनको फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, इनको एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी दिखी। इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, इन्होंने कॉल मनी ऑफ़र करना शुरू कर दिया, मैंने शॉर्ट टर्म लोन देना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए उनको पैसा चाहिए, तो वो कम टाइम पीरियड के लिए, जैसे तुरंत जैसे आज आपने मांगा, तो एक्सेसिबिलिटी ईजी कर दे रहे हैं, ताकि लोग उनसे पैसे लेके तुरंत इन्वेस्ट कर दें, स्पेकुलेट करें और तुरंत इन्वेस्ट कर दें, उन्हें रिटर्न मिले, उनको फ़ायदा हो, इनको भी फ़ायदा हो। तो उन्होंने कॉल मनी शुरू कर दिया, शॉर्ट टर्म में तुरंत जो है हम पैसे देंगे, बस जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो थोड़ा हायर होगा, हायर इंटरेस्ट रेट पे हम आपको तुरंत कॉल मनी प्रोवाइड करेंगे। अब लोग अपना मार्जिन इंक्रीज़ कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग एरिया इंक्रीज़ कर रहे हैं, लोग लोन ले लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब उनका जो सारा इन्वेस्टमेंट है वो हैविली किस पे डिपेंडेंट है, वो बोरोड फंड पे डिपेंडेंट है, उधार लेके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। कई बार तो जितना वो बोरो कर रहे हैं उससे ज़्यादा, मतलब सब कुछ लगा देना, क्योंकि उनको ज़्यादा फ़ायदा दिख रहा है, तो उनको लगा यही एक मौका है, हम जितना हो सकता है उतना पैसा हम
क्रिएट करें, जनरेट करें, उतना पैसा हम रिटर्न में ले सकें। अब क्या हुआ, ये जो सिस्टम की असलियत है, ये जो खेल चल रहा है, उसकी असलियत सामने धीरे धीरे आने लगी जब 1929 सितंबर, इस महीने में एक ब्रिटिश फाइनेंसर क्लैरेंस हैट्री ये एक्सपोज हो गया। क्या करते हुए? ऑफ कमिटिंग मैसिव फ्रॉड करते हुए पकड़ा गया कि हैरी ने बहुत सारे लोन्स बैंक से सिक्योर किए यूजिंग फेक स्टॉक सर्टिफिकेट के सहारे, फेक स्टॉक सर्टिफिकेट को उसने कोलैटरल रख के बैंक से पैसे लिए। अब जब ये फ्रॉड पता चल गया तो लोगों का जो फाइनेंशियल सिस्टम पे जो ट्रस्ट था वो हिल गया कि जब ये बैंक उल्लू बना सकता है तो हम लोग भी तो उल्लू बन सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे जो सारा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस था वो पैनिक में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ब्रोकर्स मार्जिन कॉल करने लगे। अब वो एडिशनल फंड मांगने लगे इन्वेस्टर्स से, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट से। वो जो ब्रोकर होते हैं वो और पैसे मांगने लगे और इन डिमांड्स को बहुत सारे लोग फुलफ़िल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो अपना सेल इमीडिएटली उनको बेचना पड़ा, जिसकी वजह से जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ था वो गिरने लगा। अब जब वो प्राइस गिर गया, मार्केट क्रैश हो गया। कब क्रैश हुआ? अक्टूबर 28, 1929। इसको हम ब्लैक मंडे के नाम से भी जानते हैं। ये कब क्रैश हुआ? जब डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 13% के नीचे गिरा एक सिंगल डे में। तब हमारा जो पैसा है, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो वाइप आउट होने लगा। और इस क्रैश की वजह से शुरुआत हुई ग्रेट डिप्रेशन की। 1930 तक ये ग्रेट डिप्रेशन पे हमारा कन्वर्ट हो गया। स्टॉक प्राइसेस गिरते ही चले गए और 1932 में जो डॉ हमारी इंडस्ट्रीज़ थी वो बैंकरप्ट हो गई। तब मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आया, इंडस्ट्रियल कमर्शियल एक्टिविटीज़ कॉन्ट्रैक्ट होने लगी। और तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि 1929 से 29 का जो पीरियड था, इसमें हमने हाई लो दोनों देख लिया, जहाँ पे ओवरली चीप क्रेडिट, एक्सेसिव लेवरेज, speculative practices, loss of investor confidence, क्रेडिट रेटिंग इनका घट गया। इसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, क्रेडिट रेटिंग के बारे में, बॉन्ड के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में। लॉस ऑफ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इसकी वजह से एक फाइनेंशियल कोलैप्स हम लोग को देखने को मिला। ठीक, अब यहाँ पे हुआ कि नहीं, हमें जो है मार्केट सेल्फ रेगुलेशन की जो बात थी वो यहाँ पे फेल हो गई। तब हमारा कीन्स बाबा आए। इन्होंने थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट बताया, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड बताया, एग्रीगेट डिमांड को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इन्होंने कहा कि जो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड वाली लॉ है सेल्स की, वो बेकार है। कीन्स का कहना था कि जो लोग काम करना चाहते हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो जो इकॉनमी, जॉब्स इन जो इकॉनमी है, दैट डिपेंड्स ऑन डिमांड फॉर गुड्स एंड सप्लाई, डिमांड्स फॉर गुड एंड सर्विसेज। जैसे क्लासिकल का मानना था कि फुल एम्प्लॉयमेंट है और जो अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट दिख भी रहा है मार्केट में तो वो वॉलंटरीली लिया गया है, वो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। और अगर मार्केट थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता है तो वापस वो सेल्फ रेगुलेट कर लेता है। इनविजिबल हैंड की बात उन्होंने कही, इनविजिबल हैंड जो मार्केट को रेगुलेट कर लेता है
और फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन में ले जाते हैं। वहीं कीन्स ने क्या बोला कि ये सब फालतू बात है, फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन नहीं हो सकती है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन रहती है, हर समय फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती है। और ये जो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको हम बेटर कैसे बना सकते हैं, जो अनयूटिलाइज्ड रिसोर्सेज हैं हमारे पास उन्हें इंक्रीज़ करके एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा के एग्रीगेट डिमांड को हमारा एग्रीगेट डिमांड है, इसको नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इधर ले लो, रिसीट्स इधर ले लो, ये हमारा एग्रीगेट डिमांड है, ये ला ठीक। अब एग्रीगेट डिमांड को हमने इंक्रीज़ किया, यहाँ पे जो इकॉनमी है वो इक्विलिब्रियम पे तो है लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है। हमने एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ किया, तब हम जो लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई को हमारे एग्रीगेट डिमांड ने इंटरसेक्ट किया यहाँ पे, तो ये हमारा हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। जब कीन्स की थ्योरी पढ़ी होगी तब तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा। तब कहने का मतलब जो एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है कीन्स में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही डिटरमाइन करता है लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इकॉनमी। जो एग्रीगेट डिमांड है वही हमें दिखाता है कि कितना पैसा, जो कितना मनी बिजनेसेस एक्सपेक्ट करती हैं अपना गुड्स और सर्विसेज को बेच के, जो वर्कर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेच के वो कितना पैसा एक्सपेक्ट करती हैं, यही हमारा एग्रीगेट डिमांड शो करता है। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C+I+G, ये तो हमने पढ़ा था। और ओपन मार्केट में नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाल दो, नेट एक्सपोर्ट एंड X-M। कहने का मतलब है कि जैसे एग्रीगेट सप्लाई का प्राइसेस चेंज होता है अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे, एग्रीगेट डिमांड का प्राइस भी चेंज होता है, क्योंकि ज़्यादा लोग जब एम्प्लॉयड होते हैं तो जो टोटल इनकम है हमारा वो इंक्रीज़ करता है। जैसे इनकम इंक्रीज़ करेगा तो लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे ज़्यादा आएगा, तो कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे। कीन्स में डिपेंड किस पे करता है, ओवरऑल स्पेंडिंग पे। अकॉर्डिंग टू कीन्स हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है। कंजम्पशन डिमांड क्या कहता है, वो पैसे जो लोग खर्च करते हैं एवरीडे गुड्स एंड सर्विसेज पे। सेकेंड वो करता है इन्वेस्टमेंट डिमांड पे, वो पैसे जो बिजनेसेस स्पेंड करती हैं मशीन्स पे, बिल्डिंग्स पे, इक्विपमेंट्स पे। थर्डली गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे। अच्छा, कीन्स जो इन्वेस्टमेंट की बात करती है ये इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड तो करती है कि इंटरेस्ट रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यही हम पढ़ते हैं ना। लेकिन ये MEC पे भी डिपेंड करती है। अब MEC क्या, MEC हमें बताती है जो हम एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल्स, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल्स हमें बताती है कि हम इससे कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, सो दैट हम उस पर इन्वेस्ट करें, अदरवाइज इन्वेस्ट ना करें। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कीन्स। तो क्या बता रहे थे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड फोर्थ इज ऑफ कोर्स नेट एक्सपोर्ट, डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ कंट्री सेल्स एंड व्हाट इट बाइज। ठीक है, अब बट लाइक बेसिक अगर हमें डिफाइन करना है तो कीन्स इतना लंबा नहीं जाता, वो C और I पे ही, मतलब जो बेस होता है ना, बेस वो C और I पे ही रखता है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट डिमांड पे ही रखता है, क्योंकि यही 2 लोग हैं जो इमीडिएट ड्राइवर्स होते हैं डिमांड के इकॉनमी में। कि जब लोगों का और बिजनेस, मतलब जब लोग और बिजनेस ज़्यादा खर्च करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ करता है। उसके बाद लोग क्या करते हैं, और लोगों को हायर करते हैं और एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करते हैं। लेटर बाद में फिर उसने गवर्नमेंट स्पेंडिंग को ऐड किया, फिर उसके बाद एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ऐड किया। स्टार्ट जो बेस इनका कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे है। कीन्स ऑफ कोर्स इफेक्टिव डिमांड की भी बात करती है। इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड से, एग्रीगेट डिमांड का अलग अलग लेवल है, वो डिमांड का पॉइंट जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, उसे हम इफेक्टिव डिमांड के नाम से जाते हैं। जो इंटरेक्शन है बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इसे हम, बैटरी कम हो गया क्या, ओके, उसे हम इफेक्टिव डिमांड के नाम से जानते हैं। तो कीन्स ने जो रियल इकोनॉमी में जो इफेक्टिव डिमांड है
उसकी बात कही है कि रियल इकोनॉमी में इफेक्टिव डिमांड हमेशा इनएफिशिएंट रहता है, फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में नहीं रहता है, स्पेशली जब रिसेशन रहे तब तो बिल्कुल नहीं रहता। तो हम क्या कहते हैं कि क्योंकि कंज्यूमर्स का इनकम कम होगा, है ना, वो प्रिफर करेंगे क्या करना, स्पेंड करना, जिनका इनकम लो होता है, ठीक है, जिनका इनकम लो होता है वो सेव कम करते हैं और कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। सिमिलरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो सेव करते हैं, वो कंज्यूम कम करते हैं, मतलब वो उनका कंजम्पशन कम होता है, उनका जो टेंडेंसी टू कंज्यूम होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है वो कम होता है। और जिनका इनकम कम होता है उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होता है, क्योंकि वो इमीडिएट खर्च करना चाहते हैं, उनके पास पैसा आता है तो वो अपने नीड के अकॉर्डिंग उसको खर्च करना चाहते हैं। तो कहने का मतलब जब इफ़ेक्टिव डिमांड जब स्ट्रॉन्ग होता है तो हमारा हायर प्रोडक्शन और हायर एम्प्लॉयमेंट होता है, और जब वो कम होता है तो हमारा बिजनेस थोड़ा पीछे चलता है, अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशंस रहती है, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज रहता है। ऑब्वियसली देखो ग्राफ में ही देखें, यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई में हम कह रहे हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो पूरे फुल एम्प्लॉयमेंट में आ गए हैं। हालांकि इसके पहले जहाँ एग्रीगेट डिमांड इज़ नॉट इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई वहाँ पे हम अंडर यूटिलाइज रिसोर्सेज को देखते हैं। और जो मेन इम्पॉर्टेंस है हमारे इफेक्टिव डिमांड का वो उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करता है, उसकी एबिलिटी टू डिटरमाइन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में, ठीक है। तो कीन्स ने इस तरीके से क्लासिकल व्यूज़ को चैलेंज किया जो फुल एम्प्लॉयमेंट में काम करती थी और जो बिलीव करती थी कि जो इकोनॉमी की डिमांड है वो हमेशा ही रहेगी, हम सप्लाई बस क्रिएट करते जाएंगे और एवरीवन जो होगा वो विलिंग टू वर्क होगा। लेकिन कीन्स ने क्या डेमोस्ट्रेट किया कि नहीं, ऐसी केस हमेशा नहीं रहती, जो इफेक्टिव डिमांड होती है वो इनसफिशिएंट भी हो सकती है, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाए या अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज की सिचुएशन आ जाए। हालांकि स्पेशली किसमें, जहाँ फ्री मार्केट सिचुएशन है वहाँ पे। तो इसलिए वहाँ ज़रूरी है कि हम इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज़ करें, और ये जो इफेक्टिव डिमांड को इंक्रीज़ कौन करेगा, वो हमारी फिस्कल पॉलिसी करेगी, वो हमारा गवर्नमेंट करेगा। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसलिए चाहिए। तो भले ही हम पूरा कीन्स आज हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे सिलेबस में है नहीं, हम बस पोस्ट कीन्स समझ रहे हैं, इसके लिए हमें कीन्स समझना जरूरी है। तो अगर हम एक नज़र में देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट है ये डिपेंड करता है एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड पर, और एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड डिपेंड करता है कंजम्पशन डिमांड पर, कंजम्पशन डिमांड डिपेंड करता है इनकम पर और प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पर। कंजम्पशन डिमांड और इन्वेस्टमेंट डिमांड हमारा किस पे डिपेंड करता है, ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट एंड एमएसी पर। अब इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, मनी सप्लाई पर और लिक्विडिटी प्रेफरेंस पर। लिक्विडिटी प्रेफरेंस और इन जनरल हम लोग ने पिछले क्लास में थोड़ा सा रिवाइज किया था, यू पीपल ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट ट्रांजेक्शनल लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड ट्रांजेक्शन डिमांड, स्पेकुलेटिव डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड। और एमईसी किस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली, क्योंकि कैपिटल पे ही रिटर्न कितना आएगा, कितना इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हम आएगा, हमें इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न आएगा ये हमें कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे कि हमारे कैपिटल पे जो खर्चा हम कर रहे हैं उस पर हमें कितना रिटर्न आएगा। एंड ऑफ कोर्स prospective profit, ठीक है। एंड कीन्स ऑल्सो टॉक्स अबाउट वेज प्राइस रिजिडिटी। जो क्लासिकल्स किस पे बिलीव करते हैं, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी। वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि मनी इल्यूजन नहीं है, सॉरी मनी इल्यूजन नहीं है, मनी इल्यूजन नहीं है। कहने का मतलब है कि जो परचेसिंग पावर है हमारा, परचेसिंग पावर, उसका हमें फुल नॉलेज है। और वेज प्राइस रिजिडिटी का क्या मतलब है, वेज प्राइस रिजिडिटी में हम मनी इल्यूजन है, हमारे पास मनी इल्यूजन है जिसकी वजह से वेज और प्राइस तुरंत आपस में फ्लेक्सिबल नहीं होते, प्लस देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स, लेबर यूनियंस। तो जैसे वेज बढ़ाना तो ठीक है लेकिन घटाना मुश्किल है इतने ईजिली। क्लासिकल्स बढ़ाना और घटाना, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी शो कर रहे हैं, और कीन्स कह रहे हैं कि नहीं, वेज बढ़ गया तो ठीक है लेकिन आप घटा नहीं सकते इतने ईजिली, बिकॉज देयर आर कॉन्ट्रैक्ट्स, देयर आर लेबर लॉज एंड मनी इल्यूजन। परचेसिंग पावर का क्या मतलब होता है, परचेसिंग पावर नॉलेज, जब प्राइस में इंक्रीज़ हो जाता है तो हम जानते हैं कि हमारा रियल इनकम घट जाता है। मतलब अगर हम 500 रुपये में
फेरर रोस्टर्स की चॉकलेट अगर हम खा रहे थे तो अब प्राइस इंक्रीज़ हो गया, जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज़ हो गया, तो अब हमें क्या हो जाएगा कि हमें 600 देना पड़ रहा है, तो हमारा जो रियल इनकम है वो घट गया ना, हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, लाइक दैट। अब आते हैं हम लोग थोड़ा मुद्दे पे कि कीन्स के बाद एक ग्रुप आया जिसका नाम था न्यू क्लासिकल सिंथेसिस। न्यू क्लासिकल सिंथेसिस ने क्या किया कि कीन्स के इनसाइट के साथ उसने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को जोड़ दिया, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स या फिर न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक थ्योरी को जोड़ दिया। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या आता है, कई बार कीन्स के साथ बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ कीन्स प्लस क्लासिकल और बहुत सारी जगहों पे लिखा हुआ कीन्स प्लस न्यू क्लासिकल्स, ये ओवरलैप करके आता है, क्योंकि 1936 पे ही न्यू क्लासिकल कीन्स के बाद ही न्यू क्लासिकल सिंथेसिस का आना शुरू हो चुका था, बट एक्चुअली में ये 1950 में 1955 या 50s में, इसको देख लेना, पॉल सैमुअल्सन ने कॉइन किया था इस वर्ड को, पॉल सैमुअल्सन ने इस वर्ड को कॉइन किया था। और इस टाइम पीरियड तक आई थिंक 1950s के दौरान सोलो ने अपना ग्रोथ मॉडल दे दिया था जो नियो क्लासिकल था। तो यहाँ पे थोड़ा ओवरलैप होने की वजह से कीन्स प्लस क्लासिकल या कीन्स प्लस नियो क्लासिकल बोल के थ्योरी में न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को एक्सप्लेन किया गया होगा, बट इसका जो ओवरऑल आइडिया है वो यही है कि कीन्स के आइडिया के साथ साथ हम क्लासिकल के आइडिया को भी हम देख रहे हैं। अब सब कहेंगे कि इतने देर से हम लोग क्लासिकल का क्रिटिसिज्म में कीन्स को पढ़ रहे थे, अब इन दोनों को जोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ना इन द सेंस क्लासिकल्स ने क्लासिकल डाइकोटॉमी की बात करता है, उसने ना मनी मार्केट और गुड मार्केट को डिफाइन किया सेपरेटली, बस इन दोनों के बीच में उसने रिलेशनशिप नहीं बताया। कीन्स ने वन वे रिलेशनशिप बताया है, और न्यू क्लासिकल सिंथेसिस की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने टू वे रिलेशन बताया कि मनी का इफेक्ट गुड मार्केट पे कितना कैसे होगा और गुड मार्केट का इफेक्ट मनी मार्केट पे कैसे होगा, ये एक्सप्लेन किया किसके थ्रू, ISLM कर्व के थ्रू, हिग्स हैंसन का ISLM कर्व, फिर मुल्डन फ्लेमिंग मॉडल में भी आया। तो ISLM जो कर्व है उसके थ्रू न्यू क्लासिकल सिंथेसिस ने एक्सप्लेन किया। अब ये जो टाइम पीरियड था ना 1940s से 1970s के बीच में, इसी टाइम पीरियड में कीन्स का थ्योरी आ चुका था, और न्यू क्लासिकल्स 1950s से शुरू हो गया था जब सोलो ने मॉडल देख ही दिया था। तो ये जो टाइम पीरियड था ना, इससे हम गोल्डन एज ऑफ इकोनॉमिक्स कहेंगे, गोल्डन एज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे इकोनॉमी बहुत प्रोग्रेस कर रही थी, बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही थी, भले ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर अभी चल ही रहा था, बट गोल्डन एज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इस टाइम पीरियड को करते हैं। इसी टाइम पे जो हमारा कंजम्पशन इसको भी और डेवलप किया गया, मोदी गिलानी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, फिर मोदी गिलानी का लाइफ साइकिल, फ्रीडमैन का क्या है, मोदी गिलानी का लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, तो फ्रीडमैन का क्या है, फ्रीडमैन का कंजम्पशन का क्या नाम है, ले मोदी गिलानी का तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, परमानेंट, मैं भी भूल सकती हूँ चीज़ें, इनकम हाइपोथेसिस जो करेंट इनकम पे ही बात नहीं करती है, ये बात करती है एवरेज लॉन्ग टर्म इनकम पे। वो एक्सपेक्ट करते हैं कि ओवर द लाइफ टाइम वो देखते हैं, जो हमारा लॉन्ग टर्म इनकम है ओवर द पूरा लाइफ टाइम वो देखते हैं, करेंट इनकम पे ही बात नहीं करते हैं। और 1940 से 70 के बीच में और क्या क्या आया, 1950 में तो बताया कि सोलो आ गए, ये मोदी गिलानी और फ्रीडमैन आ गए। इन्वेस्टमेंट और मनी डिमांड में भी हमारे टॉबिन जी और जॉर्ज जैक्सन जी ये भी आ गए। ये तुम लोगों को MA सेकेंड सेमेस्टर में इसका डिटेल्ड इकोनॉमिक थ्योरी मॉडल पढ़ना होगा। और क्या आया, लॉरेंस क्लेन्स मॉडल, MPS मॉडल 1960s के अराउंड, ये सब मतलब बेसिकली 1940-70 के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड था उसे हम गोल्डन इकोनॉमिक टाइम पीरियड मानते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। लेकिन जो काम की बात है, काम की बात यह है कि जो पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिक्स है, नाम के अकॉर्डिंग कीन्स के बाद जो भी थ्योरी आई वो पोस्ट कीनेशियन होनी चाहिए, लेकिन पोस्ट कीनेशियन वर्ड को हमने 1975 में और 1978 में एक्चुअली सॉलिडिफाई किया। मैंने बताया कि नहीं तुम लोग को कौन से इकोनॉमिस्ट आए बोल के, अरे हाँ, ठीक है। जो पोस्ट कीनेशियन इकोनॉमिक्स है वो 1970s में आया वर्ड और 1978 में सॉलिडिफाई हुआ। कहने का मतलब 1975 में हमारे जो इकोनॉमिस्ट थे एल्फर्ड
एशनर एंड जैन क्रेगल, इन लोगों ने एक मतलब ये पोस्ट किनेशन जो टर्म है इसका रिकॉग्निशन, एक कोहेरेंट अप्रोच इन लोगों ने दिया और इस रिकॉग्निशन को और फर्दर सॉलिडिफिकेशन कब मिला, 1978 में जब जर्नल ऑफ पोस्ट किनेशन इकोनॉमिक्स आ गया। अब जो पोस्ट किनेशन टर्म है वो क्या कहना चाहती है। 1975 में हमने एक प्लेटफॉर्म डेडिकेट कर दिया, 1978 में एक प्लेटफॉर्म डेडिकेट हो गया पोस्ट किनेशन इकोनॉमिक्स के लिए। इनके आइडियाज़ जो इन स्कूल के साथ एसोसिएटेड हैं वो और सॉलिडिफाई हो गए और मजबूत हो गए और क्रिस्टलाइज्ड हो गए। तो पोस्ट किनेशन का क्या मानना था, जो हमारे मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जिस तरीके से कीन्स की थ्योरी को इंटरप्रेट किया है वो मिसलीडिंग है। वो कहते हैं कि जितने भी न्यू किनेशन ये सब जो थ्योरीज आई हैं वो जो कीन्स के ओरिजिनल आइडियाज़ को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, मतलब मिक्स, उसमें क्लासिकल का छाप हमें देखने को मिल रहा है, वो प्योर कीन्स की थ्योरी को नहीं एक्सप्लेन कर रही है। कई बार जो पोस्ट किनेशन थ्योरीज़ हैं वो जो कीन्स ने लिखा उसके कई दो कदम आगे चल के चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही हैं। जैसे हमारे जॉन रॉबिन्सन जी जो हैं मैम, उन्होंने ऐसी पॉलिसी, वो भी पोस्ट किनेशन में आ रही है, तो उन्होंने क्या एडवोकेट किया, उन्होंने कैसी चीज़ों के लिए एडवोकेट किया, वो एक स्ट्रॉन्गर लेबर प्रोटेक्शन की बात करती हैं, फेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करती हैं। वहीं पे जो रॉबिन्सन है, पॉल डेविडसन है, ये सब किस पे फोकस करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे फोकस करते हैं कि वेदर बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है उसका कितना इफेक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी पे, इस पे वो ज़्यादा फोकस करता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि पोस्ट किनेशन जो थ्योरी है वो पहली बात तो कीन्स के आइडिया को मोर प्रैक्टिकल अप्रोच में मोर प्रैक्टिकली देखती है और सोशली रिलेवेंट फॉर्म में देखती है, मतलब रियल लाइफ में वो देखना चाहती है। वाइल करेक्टिंग जो हमारा मेन स्ट्रीम का जो मिस इंटरप्रिटेशन है कीन्स की थ्योरी का, मिस इंटरप्रिटेशन है कीन्स की थ्योरी को लेके अदर थ्योरीज, क्योंकि ऑफकोर्स ऑब्वियसली हर इकोनॉमिस्ट दूसरी थ्योरी को इंटरप्रेट कर रहा है अपने हिसाब से, तो वो जो इंटरप्रिटेशन है उसको करेक्ट करके मोर प्रैक्टिकल अप्रोच में वो शो कर रही है, मोर रियल लाइफ फॉर्म में शो कर रही है पोस्ट किनेशन उसकी जो थ्योरी होती है। तो जो टर्म पोस्ट किनेशन है वो कंफ्यूजिंग हो सकता है क्योंकि पोस्ट किनेशन इकोनॉमिक नाम देख के ऐसा लग रहा है कि ये एक सिंगल क्लियर डिफाइंड स्कूल ऑफ थॉट को रिप्रेजेंट कर रही है, जो कि डायरेक्टली जॉन कीन्स के आइडियाज़ को कंटिन्यू करती है, स्पेशली जो उसका 1936 का जो उनका जो लैंडमार्क बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उसको कंटिन्यू करती है। बट इन रियलिटी क्या हो रहा है कि ये जो लेवल है कि एक सिंगल एक क्लियर डिफाइंड स्कूल ऑफ थॉट होगा पोस्ट कीन्स का इकोनॉमी, ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट किया था। पोस्ट किनेशन जब आया ना, देखो एक बार फिर से हम ऐसे क्लियर शॉट बताते हैं कि पहली बात तो 1975 में 1978 में पोस्ट किनेशन जो टर्म है वो सॉलिडिफाई हो गया, एक स्कूल इकोनॉमिक ऑफ थॉट बन गया। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, अगर हम पोस्ट किनेशन थ्योरीज इकोनॉमिक्स की बात करें तो इनमें क्या चीज़ कॉमन है, अगर हम पूछते हैं तो कॉमन ये है कि वो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। अब हम ये पोस्ट किनेशन इकोनॉमिक थ्योरी देख के हम क्या समझते हैं, एक नज़र में इसको पढ़ के हमें ऐसा लगता है कि एक सिंगल क्लियर डिफाइंड स्कूल ऑफ थॉट है ना, जो डायरेक्टली जो कीन्स का वर्क है उसको कंटिन्यू करेगा। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, उसको रिजेक्ट करते हैं, वो भी खुद को पोस्ट किनेशन कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उनका जो थ्योरी है वो कीन्स की थ्योरी के साथ कंटिन्यू हो रहा हो, वो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो कीन्स की थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए
वो भी अपने आप को पोस्ट किनेशियन कहते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि व्हाट इज दिस पोस्ट किनेशियन। तो पोस्ट किनेशियन आज के टाइम पे हम कह सकते हैं कि एक हेटेरोजीनस डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन है जो इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ थ्योरीज और अप्रोचेस को शो करता है रैदर देन अ सिंगल यूनिफाइड थ्योरी। बट ही ऑल्सो हैज़ टू बी इंस्पायर्ड बाई कीन्स, मतलब जो कीन्स की थ्योरी की बात करें और जो न्यो क्लासिकल को रिजेक्ट करें, तो वो जो टर्म है पोस्ट किनेशियन वो सारे इकोनॉमिस्ट को कवर करेगा जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक की थिंकिंग को के अलावा ऑल्टरनेटिव खोजें, न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करें, एक ऑल्टरनेटिव बिठाएं और उनकी जो थिंकिंग है वो कीन्स से थोड़ी इंस्पायर हुई हो। मेरा फ़ोन बंद हो गया था, तुम कहाँ थे? हम कन्फ्यूजिंग बातें कर रहे थे, कह रहे थे कि जो पोस्ट किनेशियन टर्म है इसका जो यूज़ है वो हमेशा कन्फ्यूजन इसीलिए क्रिएट करता है क्योंकि ये बहुत वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक थिंकर्स को ये लेके चलता है, वाइड रेंज को ये कंट्रीब्यूट करता है। चार्ज हो रहा है कि नहीं? थिंकर्स को लेके चलता है। तो इसमें से जो कुछ हैं वो तो कीन्स के ओरिजिनल इंसाइट को ही कंटिन्यू करते हैं और मतलब उसके ही कंटिन्यू करते हैं, और जो न्यू क्लासिकल जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिक है उसको रिजेक्ट करते हैं। और जो जेन्युइन पोस्ट किनेशियन है वो सिर्फ कीन्स के आइडिया को फोकस करते हैं और वो बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीगेट डिमांड पे, रोल ऑफ अनसर्टेनिटी पे और इफेक्टिव डिमांड, अनसर्टेनिटी, इंस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि इकॉनमी अनएम्प्लॉयमेंट में हो सकती है और किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी और वेजेस नहीं काम करेंगे वहाँ पे क्योंकि हमें रिजिडिटी की बात करनी है। वो रियल वर्ल्ड फैक्टर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस पे, फाइनेंशियल मार्केट्स पे, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और वहीं पे कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट भी हैं जो अपने आप को पोस्ट किनेशियन थिंकर्स तो बोलते हैं और ऑब्वियसली वो मोटिवेट भी हुए हैं न्यू क्लासिकल सिंथेसिस के अगेंस्ट जाके। हाँ, और लेकिन ये थिंकर्स अभी भी क्लासिकल असम्पशंस को कंटिन्यू करते हैं, मतलब एक तो ऐसे पोस्ट किनेशियंस हो गए जो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, है ना, और कीन्स के जितने भी ओरिजिनल आइडियाज़ हैं उनको कंटिन्यू करते हैं कि हम अनसर्टेनिटी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, इनस्टेबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। वहीं पे कीन्स के ओरिजिनल थॉट्स को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो न्यू क्लासिकल सिंथेसिस को रिजेक्ट कर रहा है तो वो अपने आप को पोस्ट किनेशियंस में लेके आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, अनक्लियर हो जाता है कि पोस्ट किनेशियन का क्या मतलब है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले लें तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जैसे माइकल कल्की पियरो स्राफा, ये नियो रिकार्डियन का फॉलोअर है, ये नियो रिकार्डियन को फॉलो करता है, ठीक है। तो यही इन्हीं लोग की थ्योरी हमें बताती है कि किस तरीके से जो पोस्ट किनेशियन टर्म है वो कन्फ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि जो इनका वर्क है जिस पे ये काम कर रहे हैं वो कोर कीन्स के आइडिया को नहीं फॉलो कर पाती। जैसे जो श्राफा का एनालिसिस है प्रोडक्शन का, इसका एनालिसिस किस पे जाता है? प्रोडक्शन पे, प्राइजेस पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, ये क्लासिकल अजम्पशंस पे बिल्ड है। वो मैकेनिक्स ऑफ कैपिटल और वैल्यू की बात करता है, ना कि कीन्स के अनसर्टेनिटी और इफेक्टिव डिमांड और कैसे इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक साइकिल को ड्राइव करता है, इन पे नहीं बात करता। और कल्की का जो साइकिल है, कल्की का जो मॉडल है वो एक कीन्स के थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है कहीं ना कहीं। तो इसलिए जो इनका पोस्ट किनेशियन टर्म है वो मिसलीडिंग हो सकता है, वो एक यूनिफाइड सिंगल इकोनॉमिक थॉट पे नहीं बेसिस है, वो एक रेंज ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी थिंकर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब हम पोस्ट कीन्स की थ्योरी ऑफ मनी डिमांड के बारे में बात करेंगे तो ऑफकोर्स कीन्स का हमें अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में पता होना चाहिए कि कीन्स के अनसर्टेनिटी क्या कहती है, कीन्स की जो अनसर्टेनिटी है वो क्या रिप्रेजेंट करती है और रिस्क के बारे में क्या कहना है कीन्स का। तो कीन्स कहती है कि फ्यूचर फंडामेंटली अनप्रेडिक्टेबल होता है, हम कोई ऐसे रिलायबल प्रोबेबिलिटी फ्यूचर पे हम नहीं लगा सकते। तो कीन्स ने एक शार्प डिस्टिंक्शन बनाया है रिस्क और अनसर्टेनिटी में। तो रिस्क वो सिचुएशन को कहती है जहाँ हमें पता है कि सारे जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके बारे में हमें पता है और हम ईच आउटकम के लिए प्रोबेबिलिटी असाइन करते हैं, जैसे रोलिंग अ डाइस टाइप का।
लेकिन जो अनसर्टिनिटी है वो क्या कहती है, वो कहती है कि ऐसी सिचुएशन जहाँ हमें नहीं पता, जो सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जैसे हम डाइस रोल कर रहे हैं तो हमें सारे पॉसिबल आउटकम्स पता है ना, लेकिन उस आउटकम में से कौन सा आएगा, 1 आएगा 2 आएगा, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हमें देखनी होती है। उसके बारे में हमें नहीं पता कि ऑफकोर्स हमें ये पता है कि उसके इतने आउटकम्स हैं और उसकी ये प्रोबेबिलिटी आने वाली है, उस आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है हम ये बता सकते हैं, लेकिन वो कौन सी प्रोबेबिलिटी आएगी, कौन सा आउटकम आएगा, ये हमें नहीं पता। लेकिन अनसर्टेनिटी में क्या होता है, हमें यही नहीं पता कि कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हम एक मीनिंगफुल प्रोबेबिलिटी असाइन ही नहीं कर सकते। जैसे 5 साल में जो हमारा स्टॉक मार्केट है, हमें ये प्रिडिक्ट करना है कि क्या होगा, या फिर न्यू टेक्नोलॉजी सक्सीड करेगी नहीं करेगी, या जो हमारा फ्यूचर है फंडामेंटली अनसर्टेन रहता है। थोड़ा और इस कन्फ्यूजन को थोड़ा और पॉन्डर करते हैं। हमें समझ में तो आ गया कि कन्फ्यूजन है, बट इस कन्फ्यूजन को ही थोड़ा इलेबोरेट करने की ज़रूरत है। जैसे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, मतलब 1945 के बाद की बात हम बता रहे हैं, कि पॉल सैमुएल्सन, हिग्स, मोदी गिलानी, जेम्स टॉबिन, इन सब ने जो कीन्स का रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, कीन्स का जो रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, कीन्स का जो कोर आइडिया है, इन सब ने मिलके बोला कि इसको हम और प्रैक्टिकल बनाएंगे, इसको हम और प्रैक्टिकल बनाएंगे और इजी टू इंटरप्रेट बनाएंगे, ताकि इसको बच्चे आसानी से समझ सकें, पॉलिसी मेकिंग में इजी हो, जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ईजी हो समझने में। तो इसको हम और प्रैक्टिकल अप्रोच दे के बनाएंगे। तो ये जो प्रैक्टिकल अप्रोच इन लोगों ने दिया कीन्स के मॉडल को, इसका नाम हम कई बार कहते हैं हाइड्रोलिक किनेशन मॉडल। ये जो हाइड्रोलिक किनेशन मॉडल है, उसने इकोनॉमी को रिप्रेजेंट किया यूजिंग सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन एंड डायग्राम। क्योंकि कीन्स के थ्योरी को हमें प्रैक्टिकल बनाना था, इजी टू इंटरप्रेट बनाना था, तो हमने जो है इक्वेशंस बनाए, मैथमेटिकल इक्वेशंस बनाए, एक फ्लो डायग्राम बनाया, ताकि हम कीन्स की चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ सकें। डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ, और बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। तो ये जो अप्रोच है, जिसने इकॉनमी को, कीन्स के इकॉनमी को और ईजी तरीके से लेवल टू लेवल डिफ़ाइन करने की कोशिश की, जिसने बताया कि कैसे जो मनी है, जो स्पेंडिंग है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो किस तरीके से एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पे फ्लो करके जाएगी, ये शो करने की कोशिश करेगा कि जो गवर्नमेंट है वो, जैसे होता है ना, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग इंक्रीज़ करे सपोज़, तो टोटल डिमांड में इंक्रीज़ होगा, एग्रीगेट डिमांड में इंक्रीज़ होगा, जिसकी वजह से जो बिजनेसेस हैं वो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ होगा ना, बिजनेसेस प्रोड्यूस ज़्यादा करेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज़ होगा, लोग ज़्यादा वर्कर्स को हायर करेंगे। तो इस तरीके से फ्लो, जो कीन्स का जो आइडिया है वो पॉलिसी मेकर्स के लिए एक्सेसिबल बनाने की कोशिश की गई। तो ये जो फ्रेमवर्क है, जो कीन्स की आइडिया को और एक्सेसिबल बना रही है, मैनेजेबल बना रही है, उसे हम हाइड्रोलिक कीन्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या हुआ, जो पोस्ट कीन्सियन है, क्योंकि पोस्ट कीनेशियन कौन है, रेंज ऑफ इकोनॉमिक थिंकर्स ऑलरेडी हैं, वो सब इस अप्रोच को नहीं अच्छा मानते। इस अप्रोच को कहते हैं कि ये इकोनॉमी को ओवर सिंप्लीफाई कर दिया इसने, ओवर सिंप्लीफाई कर दिया, और ओवर सिंप्लीफाई करने के चक्कर में जो कोर आइडिया है ना कीन्स का, उसका जो मीनिंग है, जो स्ट्रेंथ है, वो मिनिमाइज़ कर दिया। उन्होंने एक जनरल रूल बना दिया, एप्लीकेबिलिटी ला के उसमें ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। और अब हम जो फोकस हमारा जो है वो हमारा एकदम सुंदर इकोनॉमिक इक्वेशन और एकदम प्रेडिक्टेबल फ्लोज की, ये हो रहा है तो ये होगा, ये हो रहा है तो ये होगा, ये हो रहा है तो ये होगा। ये हम बोले ना कि अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगा तो अगर डिमांड बढ़ेगा, तो पी से क्या बोले थे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो हमने एक प्रेडिक्टेबल फ्लो क्रिएट कर दिया। तो लेकिन अब यहाँ पे गलती क्या हो गई, गलती ये हो गई कि हाइड्रोलिक मॉडल ने जो कीन्स का अनएक्सपेक्टेड रियल वर्ल्ड कॉम्प्लेक्सिटीज़ को उसने नहीं बताया, क्योंकि अब उस मैथमेटिकल इक्वेशन में हम कहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज़ घुसाएंगे, हम तो कॉम्प्लेक्सिटीज़ कम करेंगे ना। वैसे भी जब भी हम मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स को जोड़ते हैं तो हम इक्विलिब्रियम कंडीशन में ज़्यादा जोड़ते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन रखते हैं। कई बार हम इन्वेस्टमेंट
ये मैथमेटिकल आइडेंटिटी हम शो करते हैं, और इसी को जब हम इकोनॉमिक टर्म में, सारा मैथमेटिकल इक्वेशन तो इसी टर्म में हम बताते हैं, लेकिन जब हमें रियल लाइफ से जोड़ना होता है तो हम प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और प्लान्ड सेविंग की बात करने लग जाते हैं। लेकिन मैथमेटिकल फॉर्म में तो आइडेंटिटी चल रही है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटीज हम घुसा नहीं सकते हैं। तो सिमिलरली जब हम मैथमेटिकल फॉर्म में और ऐसे प्रेडिक्टेबल फॉर्म में आ जाते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ सकती हैं, सडन शॉक्स आ सकते हैं, सडन रियल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अनसर्टेनिटी आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ सकते हैं, उनको हम फिर नहीं इंक्लूड करते। तो भले ही हाइड्रोलिक जो मॉडल है उसने किनेशन की जो आइडियाज़ को टेक्निकली ईजियर बना दिया, एप्लीकेबल बना दिया, लेकिन जो डीपर इंसाइट्स हैं उसको उसने नहीं लिया है, नहीं लिया। और ये हाइड्रोलिक इकोनॉमिक जो मॉडल है उसने अज्यूम कर लिया है कि जो इकोनॉमी है वो मोस्ट स्टेबल है। ऑफकोर्स क्योंकि मैथमेटिक्स हम जा रहे हैं तो स्टेबल तो मानेंगे ही, जिसकी वजह से इस हाइड्रोलिक थ्योरी ने जो कीन्स के मॉडल को आगे बढ़ा रहा है, वो पोस्ट किनेशन में ही जाने की कोशिश कर रहा है। बट बिकॉज उसने क्लियरली कॉम्प्लेक्सिटीज़ को इग्नोर कर दिया, तो पोस्ट किनेशन इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। क्यों क्रिटिसाइज़ करते हैं? क्योंकि इसी सब नौटंकी की वजह से 1917 में जब जो वर्ल्ड इकॉनमी है हमारी, वो चैलेंजेस फेस कर रही थी। 1970s में क्या हुआ था? ऑयल प्राइस राइज हुआ था, सप्लाई शॉक आया था। इस टाइम पीरियड पे इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ आ गया। ट्रेडिशनली क्या होता है, कीन्स ने बताया था कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में एक ट्रेड ऑफ है। भी आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एक ट्रेड ऑफ है जो ये कह रहा है, आगे क्या पढ़ेंगे, अभी भी हमने पढ़ा ना कि अगर हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है। कीन्स ने जो है किसकी बात की थी? इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ बताया था। इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड ऑफ बताया था। बट 1970s का जो आया ना क्राइसिस, उसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट साथ में इंक्रीज़ कर गया। जब कीन्स की जो पॉलिसीज़ थी वो 1970s में फेल होती हुई दिखी। जब 1973 और 79 में सडन शॉक्स आए, जो एनर्जी प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गए। ऑयल क्राइसिस आया ना 1973 में, वो क्यों आया था? जब अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, इन्होंने बैन लगा दिया था उन कंट्रीज़ पर जो इज़राइल को सपोर्ट कर रही थी। इज़राइल को सपोर्ट कर रही थी जब वॉर चल रहा था, यौम किपुर वॉर, इस पे, जिसकी वजह से ऑफकोर्स जो एनर्जी प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गई थी। और 1979 में भी ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से, वहाँ पे इरानियन रिवॉल्यूशन की वजह से 1979 में ऑयल प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हो गई थी। ऑयल प्राइसेस इंक्रीज़ होने का मतलब एनर्जी का इंक्रीज़ होना, जो कीन्स की थ्योरी के लिमिटेशंस को बता रहे थे। वो क्या, बेसिकली जो कीन्स थ्योरी लिमिटेशन 1973 का ऑयल क्राइसिस जो 1979 का ऑयल क्राइसिस रिप्रेजेंट कर रहा था, वो एक्चुअली हाइड्रोलिक मॉडल्स, इनका लिमिटेशन शो कर रहा था। ये जो मॉडल्स था वो एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पाए एक्सटर्नल सप्लाई शॉक्स को, जो सडन जंप आया ऑयल प्राइसेस में, उसे वो नहीं बता पाए कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट एक साथ बढ़ गया। और इस क्राइसिस के बाद हमारे मॉनेटरिस्ट और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का जन्म हुआ। बेसिकली अब हम वापस मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा हमारा पोस्ट किनेशियन ही है। तो जो हमारा पोस्ट किनेशियन है वो दो ग्रुप्स में एक्चुअली डिवाइडेड है। अगर हम ब्रॉडली बात करें तो पहला ग्रुप होगा हमारा यूरोपियन, या कह लें कैम्ब्रिज। इस ग्रुप में वो सारे फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जैसे कि जियोफ आर्काउंट, रिचर्ड कहन, निकोलस काल्डोर, कल्की, रॉबिन्सन, स्राफा। ये वो लोग हैं जिन्होंने कीन्स के साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। और जॉन रॉबिन्सन जो थे
जॉन रॉबिन्सन पर्टिकुलरली ये क्रिटिसाइज़ करते थे, मतलब बढ़ चढ़ के क्रिटिसाइज़ करते थे जब इन किया, सॉरी ये फीमेल है रॉबिन्सन मैम ने बढ़ चढ़ के ये बहुत वोकल रहती थी अपने क्रिटिसिज्म में जब ये देखती थी कि कीन्स के आइडिया को किस तरीके से मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो उन्होंने वो सारे आइडियाज़ जो कीन्स के आइडियाज़ को मिसअंडरस्टैंड करती हैं उनको नाम दिया बास्टर्ड कीन्स। और ये जो ग्रुप है वो किस पे फोकस करता था, वो थियोरेटिकल क्लैरिटी और डीप कीनिशियन इंसाइट्स इस पे ज़्यादा फोकस करता था। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स विद रिगार्ड टू कीन्स, इस पे फोकस करता था। और एक हमारा दूसरा जो ग्रुप होता है पोस्ट कीनिशियंस में, वो है हमारा अमेरिकन स्टाइल पोस्ट कीनिशियन। अब ये जो अमेरिकन स्टाइल पोस्ट कीनिशियन है वो नेसेसरली ज़रूरी नहीं है कि सारे इकोनॉमिस्ट यूएस से ही हों। ये बस एक तरीका बताता है। इट शोज़ अ वे ऑफ एनालाइजिंग इकोनॉमिक्स इन पर्टिकुलर स्टाइल। वो अमेरिकन स्टाइल नाम दे दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो यूएस के ही सब हों, बस एक पर्टिकुलर अप्रोच दे दिया है थिंकिंग को। तो ये कौन लोग हैं, ये कौन सा अप्रोच है, तो ये नेशनलिटी को नहीं बताता, ये अप्रोच को बताता है। तो कौन सा अप्रोच है जो बताता है, तो इसमें जो इकोनॉमिस्ट आते हैं उन इकोनॉमिस्ट का नाम है विक्टोरिया चिक, अल्फ्रेड किशनर, जैन क्रिगल, हाइमैन मिन्स्की, जॉर्ज शैकल, पॉल डेविडसन। इसलिए हम सारे इकोनॉमिस्ट का पहले ही नाम ले लिए लगभग, ताकि दोबारा ऐसे लिखें तो फेमिलियर लगे थोड़ा। ये जो ग्रुप था ये बेसिकली फाइनेंस सिस्टम पे बात करता है, फाइनेंशियल सिस्टम पे बात करता है, बैंकिंग की बात करता है, क्रेडिट की बात करता है, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर की बात करता है। वो ज़्यादा जो इसका फोकस रहता है वो फोकस रहता है कि कैसे जो मनी है वो मूव कर रही है रियल वर्ल्ड में जो मनी का मूवमेंट है इस पर फोकस करता है। वो फोकस करता है कि कैसे इकोनॉमी इनहेरेंटली अनसर्टेन है, अनस्टेबल है, और कि जो ट्रेडिशनल मॉडल्स हैं, जो परफेक्ट नॉलेज, फुल एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ करेक्टिंग मार्केट्स, इन पे ज़्यादा फोकस करती थी। वो ट्रू कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, बैटरी ख़त्म थी मेरी। तो ये जो क्लासिफिकेशन वो दिया किसने, वो रिचर्ड होल्ट ने दिया। इनके क्लासिफिकेशन की वजह से हमें थोड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुआ, क्योंकि जो पोस्ट कीनिशियन है अंदर बहुत सारे इकोनॉमिक थिंकर्स हैं, तो हमें समझ में आया कि जो यूरोपियन कैम्ब्रिज वाले थिंकर्स हैं ये रियल इकॉनमी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। रियल इकॉनमी मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, एम्प्लॉयमेंट पे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन पे, इकोनॉमिक ग्रोथ पे, इन सब चीज़ों पे रियल इकॉनमी पे फोकस करते हैं। और ये जो अमेरिकन वाले हैं ये हमारे फाइनेंशियल, मनी फाइनेंस, अनस्टेबिलिटी, इन सब पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से जो मनी है वो फ्लो कर रहा है रियल मार्केट, क्रेडिट क्रिएशन, इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करते हैं। ये कैसे जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो सेंट्रल रोल प्ले करते हैं। साइकिल्स पढ़ा होगा ना, बिजनेस साइकिल्स, उस पर। ठीक है, तो 1975 में जब एल्फ्रेड और जैन क्रेगल ने पोस्ट कीनिशियन नाम ऑफ़र किया, कॉइन हुआ, तब उन्होंने बोला कि हम पोस्ट कीनिशियन इकोनॉमी को एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क में लेके आएंगे, और वो यूनिफाइड फ्रेमवर्क डायरेक्टली किसका इनसाइट, किस पे डिपेंड होना चाहिए, कीन्स के इनसाइट पे डिपेंड होना चाहिए। उसके डिस्टिंक्ट अप्रोच को, जैसे होता है ना एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इनको एक्सप्लेन करें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जैसे कॉडिंगटन और पैटिंकिन, वो कीन्स के जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा वेरीली डिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से वो पोस्ट कीनिशियन में पूरी तरीके से आ नहीं पाता है। तो ये जो स्ट्रिक्ट व्यू हमने डाला मॉडल को क्वालिफाई करने के लिए जेन्युइन पोस्ट कीनिशियन के रूप में, ये दो सेंट्रल आइडियाज़ कीन्स का लेके चलता है। पहला तो प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड, और दूसरा है रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस।
प्रेफरेंस। प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव डिमांड मतलब टोटल स्पेंडिंग की जो बात करते हैं हम, सिर्फ प्राइस और वेजेस की नहीं, जो टोटल स्पेंडिंग जो डिटरमाइन करती है टोटल लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कीन्स का जब हम थ्योरी पढ़ते हैं वो उसकी बात करती है। और जब हम रोल ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस की बात करते हैं तो हम पीपल के डिज़ायर की बात करते हैं कि पैसा होल्ड करने का जो डिज़ायर होता है उसकी बात करते हैं। तभी तो हम प्रिकॉशनरी स्पेकुलेटिव और ट्रांजेक्शनरी डिमांड की बात करते हैं कीन्स में। और पोस्ट कीन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है कि वो जैसे हमने बोला ना कि पास डेटा को देख के हमने एक प्रेडिक्टेबल थ्योरी बना दी, इसकी वजह से हमने एक फ्लो को हमने बता दिया कि इसके इंक्रीज़ करने की वजह से ये इंक्रीज़ कर रहा है, इसके इंक्रीज़ करने की वजह से ये इंक्रीज़ कर रहा है। बट अनएक्सपेक्टेड या अनसर्टेनिटी को नहीं रिप्रेजेंट किया, जबकि किनेशन ट्रू अनसर्टेनिटी की बात करते हैं। तो जो पोस्ट किनेशन होते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो सारे पास्ट डेटा को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट का डेटा रिलायबल ही हो प्रेडिक्ट करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ट्रू अनसर्टेनिटी हो सकती है। ट्रू अनसर्टेनिटी हो सकती है। नॉन एर्गोडिक वर्ड, नॉन एर्गोडिक वर्ड मतलब जब इकोनॉमी रिपीटेड एक्सपेरिमेंट की तरह ना हो, पास्ट पैटर्न पे वो डिपेंड ना करे, नेसेसरीली डिपेंड ना करे। और पहला, दूसरा, तीसरा कि जो मेन स्ट्रीम इकॉनमी है या नियो क्लासिकल इकॉनमी है उससे डिफ़र करे, उसका कॉन्ट्रास्ट हो। क्योंकि जो नियो क्लासिकल हैं या जो मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट है वो हमेशा ये मानती हैं, वो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी पे चलती हैं, मतलब वो पास्ट डेटा से इन्फ्लुएंस रहती हैं, या सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी या बेस्ड ऑन पर्सनल जजमेंट इस पे रहती हैं। जबकि पोस्ट किनेशन कह रहे हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये पास्ट डेटा रिलायबल हो। तो जो पोस्ट किनेशन है वो हिस्ट्री को इन्फॉर्म थिंकिंग के लिए यूज़ करती हैं कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ था एक इन्फॉर्मेशन के लिए, बट दे डोंट अज्यूम कि इट कैन प्रेडिक्ट आउटकम। इसीलिए जो लिक्विडिटी प्रेफरेंस है वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि वो रियल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करती है कि कैसा फ्यूचर है वो अनप्रेडिक्टेबल है। तो हमारा जो 3 एसेंशियल पिलर है पोस्ट कीन्स का वो क्या है? पहला है कि मनी इज़ न्यूट्रल, मनी इज़ नेवर न्यूट्रल। न्यूट्रल तो क्लासिकल्स कहते हैं ना, मनी इज़ नेवर न्यूट्रल। मतलब कि जो चेंजेस इन क्वांटिटी ऑफ मनी हो रही है, जो पैसा है, जो मनी है, वो एक्चुअली रियल प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है, रियल प्रोडक्शन को अफेक्ट करती है और एम्प्लॉयमेंट को भी अफेक्ट करती है, शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग रन में भी, कीन्स का कहना है, पोस्ट कीन्स। सेकेंड क्या इम्पोर्टेंट है कि जो इकोनॉमिक लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कौन गवर्न कर रहा है? नॉन एर्गोडिक अनसर्टेनिटी। अभी हमने क्या बोला था? एर्गोडिक वर्ल्ड के बारे में बोला था। अब ये बता रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ है ये समझना है कि वो कौन गवर्न कर रहा है, वो नॉन एर्गोडिक अनसर्टेनिटी गवर्न कर रही है। इसका मतलब है कि जो फ्यूचर है दैट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ सिंपल स्टैटिस्टिकल एक्सटेंशन ऑफ पास्ट। जो पहले हो चुका है उसका फ्यूचर पे प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड में, उसको हम सिंपल स्टैटिस्टिक डेटा करके ट्रेंड लाइन नहीं खींच सकते, नो मैटर कितना ही हिस्टोरिकल डेटा हमारे पास क्यों नहीं अवेलेबल हो। थर्ड है कि वो ग्रॉस सब्स्टिट्यूशन एक्सियम को रिजेक्ट करता है। अब ये ग्रॉस सब्स्टिट्यूशन एक्सियम क्या है? जो नियो क्लासिकल है वो ये मानते हैं कि जो लोग होते हैं ना वो, लाइट चली गई, वो ये मानते हैं कि लोग हमेशा स्मूथली एक एसेट से या एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट हो सकते हैं अगर उसका रिलेटिव प्राइस चेंज हो रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना कि अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए, तो वो इस चीज़ को नहीं मानता। आगे का क्लास कल करेंगे।